सफ़ीर ने सारे काम संभाले थे, जबकि माहा ने उसका भरपूर साथ भी दिया था। माहा अब भी बच्चों के साथ मौजूद थी और मुस्कुराती, उनकी बातें सुनती, उनके साथ शरारतों में मसरूफ़, जबकि सफ़ीर अपने काम के दौरान भी निगाह उस पर डाल लेता। एक्सक्यूज़ मी। यस। माहा ने सर उठाया तो वो 30 साल संजीदा सा मर्द था। योर नेम? माहा शाह। माई सेल्फ हाकान फ़िरोज़ खान। उसने हाथ आगे किया, लेकिन माहा ने बस मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया, तो वो बिना शर्मिंदा हुए उस पर गहरी निगाह डालता हाथ पीछे कर गया। ये मंजर सफ़ीर शाह की ज़ीरक निगाहों से मुख्फी नहीं रह सका। यू लुक ब्यूटीफुल, उस शख्स ने खुले दिल से कहा, तो माहा ने सर झुकाते शुक्रिया अदा किया। उनकी तरफ आते सफ़ीर शाह ने यह सब अपने कानों से सुना था, और उसने आते ही माहा को अपनी तरफ खींचा कि वो दोनों हैरान हुए। फिर उसकी कमर पर हाथ रखते सफ़ीर ने उस शख्स की निगाहों में देखा। वो सिकंदर साहब की जानिब का कोई मेहमान था शायद। एनी प्रॉब्लम? सफ़ीर शाह ने ठंडे लहजे में इस्तफसार किया। नहीं। उसने माहा को देखा, जो सर झुकाए खड़ी थी, और सफ़ीर शाह के हाथ को, जिसने माहा की कमर थामी थी। सफ़ीर शाह ने माहा की कमर से ही थाम कर आगे की तरफ कदम बढ़ाए, तो माहा को समझ न आई कि क्या हुआ। छोड़ें शाह। अपनी कमर पर उसके हाथ हटाने की मासूम सी कोशिश की गई, जो अब बस गई थी। खामोश रहो। वही ठंडा लहजा। उसे अपने कमरे में लाते सफ़ीर शाह ने दरवाज़ा बंद किया और उसे दरवाजे के साथ लगाया। क्या कह रहा था वो? कौन? वही जिससे तारीफ़ें वसूल रही थी तुम। आपने सुन तो लिया है? माहा रूहान सी हुई। कौन हो तुम? जी? कौन हो तुम? आपकी बीवी। नाम बोलो। माहा सफ़ीर शाह। वो लरसती आंखों को झुकाए बोली। बिल्कुल माहा सफ़ीर शाह। उसे सिर्फ माहा शाह बताया था ना तुमने? सफ़ीर शाह ने उसके सामने की लट को खींचा, तो माहा ने निगाहें उठाई। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? सफ़ीर शाह धाड़ा के उसका दिमाग घूम गया। आप मानते हैं मुझे बीवी? माहा ने उसकी निगाहों में झांकते सवाल किया, तो वो लाजवाब हुआ। तुम्हें तो मैं बाद में पूछता हूँ। खबरदार अब बाहर आई तो मेहमान जा रहे हैं, वो कहता उसे खुद से दूर करता बाहर निकल गया, जबकि माहा खामोश रही, बिल्कुल खामोश। रिदा के इम्तहानात थे, वो अपनी खाला के घर रुकी थी, नहीं तो वो फरी को अपने साथ लगाए रखती थी। वो वहीं बैठे बैठे सो गई, तो हाजिब उसके नज़दीक आया, फिर कुछ सोचते झुका और उसे बाहों में उठाया। हाजिब आप प्यारे, वो बुड़बुड़ाई, मुझसे शादी करेंगे ना? आपसे शादी नहीं कर सकता मेरी जान, वो भी आहिस्ता आवाज़ में बोला। फिर उसे उसकी जगह पर लिटाते अच्छे से कम्फर्टर ओढ़ा दिया। सकीना बेगम ने अपने बेटे को देखा, जिसकी जान उस लड़की में थी, लेकिन मानने को हरगिज़ तैयार ना था वो ये बात। अम्मी कुछ चाहिए? नहीं, आराम करो जाकर। अम्मी ऐसी आहिस्ता कर दूं? फरी को ठंड लगती है, वो फिक्रिया लहजे में बोला। हाँ कर दो, वो बोलती आंखें मूंद गई। हाजिब ने एसी स्लो किया, उसका कंफर्टर अच्छे से उसके गिर्द लपेटा और वॉशरूम की लाइट जलाई कि वो डर ना जाए, और अपने कमरे में चला गया। उसके जाने पर सकीना बेगम ने आंखें खोली और बराबर सोई फरी को देखा। या अल्लाह, मेरे बच्चों को हर इम्तहान में सुरखरू करना। वो उठी तो सुबह अपने आप को अपनी जगह पर पाते उसे याद आया कि वो तो बाहर सो गई थी। क्या उसे हाजिब अंदर लाया था? यही सोचते वो छुई मुई सी हुई, फिर जल्दी से उठते मुँह हाथ धोते बाहर निकली। हाजिब नाश्ता कर रहा था। आ गई मेरी बच्ची, आ जाओ, क्या खाओगी? सकीना बेगम ने पूछा, तो वो सारी कुर्सियाँ छोड़ती हाजिब के साथ बैठ गई। पराठा, वो भूली तो सकीना बेगम चाय बनाने लगी। हाजिब बोलो, आज हम रात को घूमने चलें? नहीं। हाजिब बोलो, मेरी सालगिरह पर क्या तोहफा देंगे आप मुझे? वो ठोड़ी को हाथों पर टिकाए उसकी तरफ रुख करके बैठी पूछ रही थी। कब है तुम्हारी सालगिरह? हाजिब ने चौंकते कहा। मुझे याद नहीं, लेकिन किसी न किसी दिन तो आती ही होगी ना, क्यों ना हम कल मना लें? वो मासूमियत से बोली, तो हाजिब ठिठका। इसका मतलब उसे कुछ अपने माजी के बारे में याद ही नहीं था, और वो उसे वक्त दे रहा था कि तबीयत संभलते ही पूछेगा। कोई ज़रूरत नहीं, हाजिब ने संजीदगी से कहा। ज़्यादा खर्चा नहीं कराऊंगी आपका, बस केक और एक तोहफ़ा। वो फिर से आंखें पटपटाते बोली, तो हाजिब अब की बार इनकार न कर पाया। ठीक है, क्या तोहफ़ा चाहिए? बिल्ली का बच्चा, वो भी सफ़ेद रंग का। हरगिज़ नहीं, मुझे घर में जानवर बिल्कुल पसंद नहीं, वो साफ इनकार कर गया। हाजिब प्लीज़, वो उसका हाथ थामे बोली, जबकि हाजिब बज़ाहिर नाश्ते में मसरूफ़ था। हालांकि अंदर से दिल कह रहा था कि मत तड़पाओ इसे इतना, ला दो ना मेरी बच्ची को, बिल्ली का बच्चा ही तो है। अम्मी ने आकर कहा तो उसे उसका पराठा दिया। फिर ठीक है, सिर्फ अम्मी के कहने पर, हाजिब बोला। याहू, उसका नाम मैं फरजब रखूंगी। वो हाथों से तालियां बजाती नाश्ता करते बोली। ये कैसा नाम है? सकीना बेगम ने पूछा। फरी से फर और हाजिब से जब बन गया ना फरजब, वो सियानों की तरह बोली। तो सकीना बेगम ने हाजिब को देखा, जिसके हाथ रुके थे, लेकिन फरी तेजी से नाश्ता कर रही थी। आराम से खाओ। उसकी तेजी को देखता वो डपटते हुए बोला, और उठकर अंदर उसकी दवा लेने चला गया। वो नाश्ता कर चुका था। उफ, मेरी अम्मी इतनी स्वीट है,
केक जैसी, और ये बिल्कुल खड़ूस और कड़वे हैं, भिंडियों और करेलों जैसे। वो सकीना बेगम के पास झुके कह रही थी, जो वो सुनता उसे घूरता, उसकी दवा रखने लगा। ये खाओ खाना खाने के बाद। ओके सर। वो तेज़ी से सर हिलाती, खिलखिलाकर हंसती तो दोनों माँ बेटे के दिल धड़के। वो लगती इतनी हसीन थी हंसते हुए। कम हंसा करो। वो डांटता अपने कमरे में चला गया तो फरी ने सकीना बेगम को देखा जैसे कह रही हो, है ना सड़ा हुआ करेला, मेरे बेटे की मुझसे भी बुराइयां। वो मसनूई नाराज़गी से बोली, आप मेरी अम्मी है ना। वो उठकर उनके गले में बाहें डालती मुस्कुरा दी तो वो भी मुस्कुरा दी साथ ही। सफ़ीर शाह सारे काम ख़त्म करता बहजाद से मिलता कमरे में वापस आया। माँ जहाँ सो चुकी थी वो भी फ्रेश होता लेट गया। फिर उस शख्स की तारीफ़ और निगाहें याद करते उसने माँ को झटके से अपनी तरफ खींचा कि माँ की आंख खुल गई। माँ ने मूंदी मूंदी आंखें खोले उसे देखा। सफ़ीर शाह को दिल डोलता महसूस हुआ। बिखरे बाल, मिटा मेकअप और खुमार आलूद आंखें। सफ़ीर ने उसके कान के पीछे बाल उड़से और सामने की लट खींची ताकि वो बेदार हो सके, और वो कामयाब भी हुआ था। माँ हवन्नक बनी उसे देख रही थी। तुमने पूछा था कि मैं तुम्हें बीवी मानता हूँ या नहीं, वो संजीदगी से बोला तो माँ ने उस पर से निगाहें हटाईं। मुझे देखो, वो जनूनी अंदाज में बोला तो माँ डर गई। ये मुझसे डरने की बजाय बाहर की उन भेड़ों से डरो, और मेरे और भाई के अलावा ये मुझसे डरने की बजाय ना बाहर की उन भेड़ों से डरो, और मेरे और भाई के अलावा तुम मुझे किसी और मर्द से बात करते ना देखो। क्यों शक कर रहे हैं मुझ पर। वो दूबदू बोली, नहीं, तुम्हारी मोहब्बत मेरे सामने है, तुम पर कैसे शक कर सकता हूँ। अब की बार वो पुरसकून अंदाज में बोला, लेकिन माँ के दिल की दुनिया को तहोबाला कर गया। किससे मोहब्बत? मुझसे। सारा गुस्सा जैसे झाग बन गया। मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं, माँ संजीदगी से बोली। तुम्हारी ज़ुबान झूठ बोल सकती है, आंखें नहीं, जो चीख चीख कर मेरा नाम लेती हैं। मोहब्बत ना होती तो उस दिन तुम मेरे आंसू साफ ना करती, मेरा मरहम ना बनती। वो उस रात की तरफ इशारा करता बोला जब उसने सब सच बताया था माँ को। मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? सफ़ीर ने उसकी कमर पर गिरफ्त की थी। आपके साथ रहना। वो बोली तो खामोशी छा गई। फिर वो लम्हों बाद गोया हुआ, तो आज़ाद कर दूँ इस रिश्ते से, रह लोगी मेरे बगैर। वो बोला तो माँ का दिल बंद हुआ। आंखें ना चाहते हुए भी आंसुओं से भर गईं तो सफ़ीर शाह मुस्कुरा दिया। माँ ने दूर होना चाहा, कोशिश बेकार है। सफ़ीर ने उसके चेहरे पर हाथ की सफ़ीर ने उसके चेहरे पर हाथ की पुश्त फेरी। वो न जाने क्यों सब भूल रहा था। बीवी हो मेरी, मोहब्बत करती हो मुझसे, फिर भाग क्यों रही हो। मुझे नींद, थका हुआ हूँ यार, और हकीकत बताऊँ तुम्हें, उसने कहते माह को खुद से नज़दीक किया। बीवी की ज़रूरत है इस वक्त मुझे, माह सफ़ीर शाह, कि इस थकावट का कोई और हल नहीं। के बाद उसके वजूद में कोई हरकत नहीं, और सफ़ीर शाह उसे उसकी रजामंदी समझा था। वो शोहर था उसका, और हाँ, मोहब्बत भी उसके दिल ने कबूल किया था। माह सफ़ीर शाह हार गई थी अपने ही शोहर के सामने। क्या उसकी मोहब्बत इस हद तक बढ़ गई थी कि आंखों से जानी जा सकती थी। उसने आंखें बंद की और उसकी पुश्त पर हाथ बांध दिए तो सफ़ीर शाह उसकी ज़ात में गुम होता उसे किसी और दुनिया में ले गया। हाइफा को सब बेहतरीन लगने लगा था। उसे लगा वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है जिसे बिन मांगे ही सबसे नवाज दिया गया। वो खुश रहने लगी थी। उसने क्रिकेट खेलना कम कर दिया, हाँ छोड़ा नहीं था, ना वो छोड़ने वाली थी, लेकिन वो खाना बनाना अपनी मर्ज़ी से सीख रही थी कि उसकी माँ ने बताया कि मर्द मुलाजमों के हाथ का खाना पसंद नहीं करते। इन सब में बहजाद से भी राब्ता रहा था उसका। बहजाद ने उसे हर लिहाज से बताया और जतलाया कि वो पहली और आखिरी औरत है उसकी ज़िंदगी में। वो मोतबर कर गया था उसे। मोहब्बत वगैरह का उसने कभी नहीं सोचा था। हाँ, उस निकाह के बाद की मुलाकात से अब तक उसे लगता था कि उसने ज़िंदगी का तमाम इश्क इन चंद दिनों में उस एक शख्स से शेयर कर डाला है। इन सब में बहजाद से उसका राब्ता रहा था। बहजाद ने उसे हर लिहाज से बताया और जतलाया था कि वो पहली और आखिरी औरत है उसकी ज़िंदगी में। वो मोतबर कर गया था उसे। मोहब्बत वगैरह का उसने कभी नहीं सोचा था। हाँ, उस निकाह के बाद की मुलाकात से अब तक उसे लगा कि उसने ज़िंदगी का तमाम इश्क इन चंद दिनों में उसे एक मखसूस शख्स से कर डाला है। जबकि दूसरी तरफ बहजाद शाह संजीदा हो गया था बेहद। फरी को उसे जल्द अज जल्द ढूंढना था। सब तैयार है जी, हम उन सब में किसी फोर्स और पुलिस को नहीं मिलाएंगे। वो उस मेज़ की सरबराही कुर्सी पर बैठा सबको बता रहा था। सर, ये मुमकिन नहीं, एक एसपी पहले इस पर जांच पड़ताल कर रहा है, उनमें से एक बोला तो बहजाद और सफ़ीर शाह की निगाहें उस शख्स से टकराई।
कौन है? एसपी हाजिब मिर्ज़ा, उसे अपना काम करने दो। behzad बोला, पर भाई उसे हम अपने साथ, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है सफ़ीशा, हतमी लहजा। हमें अगले 2 घंटों में उस अड्डे पर हमला करना है, क्योंकि कल सुबह उसी अड्डे से वो सारा माल और असलहा डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, इस वक्त रात के 11 बजे हैं, सब तैयार है? जी सर। सब ने यक ज़ुबान कहा तो वो उठ खड़ा हुआ। वो कुल 10 लोग थे, ये उनकी टीम थी जो उनके लिए काम करती थी, लेकिन behzad और सफ़ीर को निजी तौर पर भी वो नहीं जानते थे, क्योंकि इतना हक उन्हें नहीं दिया गया था। उन तमाम को शायद एक दूसरे की निजी ज़िंदगी में दिलचस्पी भी नहीं थी कि उनका असल मकसद सिर्फ पाकिस्तान के नाम को बरकरार रखना था। ये उनके घर का बेसमेंट था। वो उठ गया तो सब लोग तैयारियां करने लगे कि उनमें से तीन लोगों ने यहीं रहकर कैमराज हैक करने थे और उन सब पर नज़र रखनी थी। अगर ज़रूरत पड़ती तो मदद के लिए बाकी टीम भी जाती जो बैकअप पर थी। behzad शाह के इशारे पर सब लोग गेट तक पहुंचे थे। अपिया अम्मी अब्बू से डांट पड़ेगी, हसन ने सरगोशी में उसे डराना चाहा। कुछ नहीं होता, शौकत चचा आ रहे हैं, मैंने उन्हें बुला लिया है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब तो 20 मिनट रह गए हैं, मैं जल्दी आ जाऊंगी, किसी को बस कुछ पता ना चले। शौकत चचा ड्राइवर थे जो behzad ने हाइफा के लिए लगवाए थे कि अगर उसे कहीं भी जाना हो। आज behzad शाह की सालगिरह थी। behzad के बारे में आहिस्ता आहिस्ता वो उसी से उसकी बातों बातों में जानने लगी थी, लेकिन उसे ये नहीं बताया था behzad ने कि वो अपनी सालगिरह नहीं मनाता, क्योंकि उसी दिन उसकी ज़िंदगी का वो दहशतनाक वाक़या पेश आया जिसमें उसकी बहन हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। वो तोहफे जो उसने पैक किए थे और केक जो उसने खुद बेक किया था सारा दिन लगाकर, और साइमा बेगम को बोला था कि कल वो behzad को भिजवाएगी। चचा के साथ बैठते ही उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। behzad यकीनन बेहद खुश होता। चचा जल्दी चलाएं, बस 5 मिनट बाकी हैं। वो पुरजोश सी बोली तो वो सर हिला गए। फिर उसके घर के बाहर गाड़ी रुकी और वो बाहर आई। चचा वहीं खड़े रहे। गेट खुला था और गार्ड ने उसे देखकर थूक निकला, जबकि वो सब जो तैयार थे निकलने के लिए ठिठके थे कि रात के 12 बजे कौन आ सकता है। फिर उन्होंने सामने से उस छोटी सी लड़की को उतरते देखा जिसके हाथ में तहाइफ थे। behzad तेज़ी से आगे बढ़ा, जबकि सफ़ीर शाह भी अंदर से बाहर नहीं आया था, नहीं तो वो उन सबको उस मंजर से गायब कर देता। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर हस्बैंड, आई मीन हाफ़ी के behzad, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे इस्तकबाल के लिए गेट पर ही मौजूद होंगे। बातों के दौरान तोहफे गार्ड को थमा दिए गए थे। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी और behzad के गले लग गए। इस बेबाकी की उम्मीद इन सबको क्या, behzad शाह को खुद भी नहीं थी। behzad का दिल अंगारों पर था। वो जितना चाहता था कि वो सबसे दूर रहे, वो सबकी नज़रों में आ गई थी। उसकी टीम के लोग सब जान गए थे कि वो शादीशुदा है और हाइफा को भी देख चुके थे। बेशक वो उसकी अपनी टीम के लोग थे, मगर गद्दार होने में वक्त ही कहाँ लगता है। यूं भी हाइफा behzad शाह के लिए बेहद एहसास था। वो वापस जाओ, बर्फ़ जैसा ठंडा लहजा, सालगिरह की मुबारकबाद कबूल करें और ये केक। उसने गार्ड से पकड़ते आगे किया। behzad का फ़ोन बजने लगा। उनको निकलना था कि 1 मिनट की ताख़ीर भी उनके हक़ में बुरी साबित हो सकती थी। behzad ने उसका हाथ झटका कि केक नीचे गिर गया। समझ में आ रही है कि क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? किसने इजाज़त दी यहाँ तक आने की? इतनी रात को निकलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें अंदाज़ा है कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने? और चचा आप, मैं वापसी पर पूछूंगा आपसे, अभी इसे जहाँ से लाए हैं वापस छोड़ कर आए, और जब ये घर के अंदर चली जाए मुझे इन्फॉर्म करें। और तुम, वो वापस उसको देखता बोला, तुम्हारी अम्मी को पता है कि तुम रात गए यहाँ हो हाइफा सिकंदर? अगले 2 दिन तक तुम घर से निकली तो टांगें तोड़ दूंगा, जाओ अभी के अभी। वो धाड़ा था। उस दिन उसका मूड सबसे ज़्यादा ख़राब होता था। दूसरा फरी उसे अब तक मिली नहीं थी, किसी भी अस्पताल ने अब तक तस्दीक नहीं की थी उसकी, और तीसरा वो 6-7 लोग उसे देख चुके थे। उस हमले के बाद वो उन 7 लोगों को खुफिया जगह भेज देता कि उनकी टीम को टारगेट किया जाता, तो इन सब में हाइफा सिकंदर का मंजर आम पर आना तो जलती पर तेल का काम करता। हाइफा बस खड़ी थी, आंखों से आंसू मुतवातर गिर रहे थे। हिचकियाँ बनने लगीं तो निगाहें ज़मीन पर पड़े उस केक के डब्बे पर गईं तो पूरे 2 दिन दिमाग में घूम गए। किस तरह उसने वीडियोस देखी थी, सामान इकट्ठा किया और आज के सारे दिन में वो बनाया था उस शख्स के लिए, और उस शख्स ने आई हेट यू, जाओ। वो फिर से धाड़ा। वो तेज़ी से गाड़ी में बैठ गई। behzad शाह की निगाहें गाड़ी से तब तक नहीं हटी जब तक वो ओझल ना हो गई। चलो, उसने मुड़कर हवन्नक बने उन सबको देखा तो वो तेज़ी से रवाना हुए। पीछे के दरवाजे से दाखिल होते वहाँ का माहौल देखते behzad शाह के साथ पूरी टीम ने होंठ भींचे। शराब और शबाब दोनों का बेदरेग इस्तेमाल था। उन्होंने आंसू गैस के बॉम्ब फेंके तो हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। बेसमेंट में टाइमर फिट किए, लाइट्स ऑफ कर दी गई कि उन्हें वहाँ से हिलने नहीं देना
دینا چاہتے تھے وہ۔ نکلو سب، اس نے کام ختم ہوتے ہی سب کو کہا بھائی ساتھ چلیں۔ سفیر کہنے لگا کہ سب دروازے بند کیے جا چکے ہیں، وہاں سے کوئی بھی نہ نکل پاتا، کہ وہ سب مجرم تھے ان معصوم بچوں کے اور ان کے والدین کے۔ سفیر نکلو میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ بولا تو سفیر شاہ نے سب کو وہاں سے بحفاظت نکالا اور مڑ کر بہزاد کو دیکھا جو آخری بم فٹ کر رہا تھا۔